हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है दिव्या। मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट और मैंने 2 बार यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है। आज से हम लोग शुरू करेंगे प्रिपरेशन दिसंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए और मैं स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ पेपर नंबर 2 की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1, जिसमें हमारे पास बहुत अलग अलग टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स देखते हैं, आप एचआरएम देखते हैं, आप कम्युनिकेशन देखते हैं, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट की। आगे आने वाली कुछ क्लासेस में मैनेजमेंट वाला टॉपिक हम लोग पूरा कवर करेंगे और इसे वाइंड अप कर देंगे। अब पहली बात ये कि ये वाला टॉपिक जो है ये थोड़े से ज्यादा दिन लेगा, बिकॉज यूनिट 1 जो है वो काफी लेंदी है, इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, तो यहां पर आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले ये कि मैनेजमेंट होता क्या है, यानी कि मैनेजमेंट की डेफिनेशंस की हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करेंगे जिसमें ये डेफिनेशन स्पेसिफाइड थी या कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड दिए गए हैं। अब हम ये दोनों चीजें क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेट में पेपर नंबर 2 में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इन बुक्स से रिलेटेड, उनके ऑथर से रिलेटेड, डेफिनेशन से रिलेटेड और कौन से ईयर में वो बुक पब्लिश हुई थी या कौन से ईयर में वो डेफिनेशन आई थी। तो इन दोनों कंसेप्ट्स के लिए मैंने इसी क्लास में आपके लिए 2 चीट शीट प्रिपेयर की हैं। आपको क्या करना है, हर हफ्ते उस चीट शीट को देखना है, उसे एक बार रीड करना है और जब तक आपका एग्जाम का टाइम आएगा वो सारी चीजें आपके दिमाग में बस चुकी होंगी, आपको उसकी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। इसके अलावा आज हम क्या बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो थ्योरीज में हम लोग 3 तरीके की थ्योरीज पढ़ेंगे, उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो एक फ्रेमवर्क ले डाउन करेगा आपके आने वाले लेक्चर्स के लिए, राइट। सो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि एक तो मैं आपके साथ चीट शीट शेयर करने वाली हूं और दूसरा ये आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। चलिए सबसे पहले मैनेजमेंट का कंसेप्ट समझते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है, वो इवॉल्व कहां से हुआ है। आज के टाइम पे बेटा जो हम मैनेजमेंट समझते हैं वो नया कंसेप्ट नहीं है, इट हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। व्हेन आई टॉक अबाउट मैनेजमेंट, राइट, ये इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये स्टार्ट हुआ था अराउंड 1900s के और आज तक इस सब्जेक्ट में डेवलपमेंट हो रही है। अब कब रियलाइज हुआ कि हमें जरूरत है एक सब्जेक्ट की जिसका नाम है मैनेजमेंट, जब हमारी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम आया। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ था, लोग जितने भी एग्रीकल्चरल बेस में थे वो जा रहे थे इंडस्ट्रीज की तरफ, राइट, प्रोडक्शन की तरफ जा रहे थे। ये प्रोडक्शन अचानक से क्यों होने लगा, क्योंकि पहली चीज स्टीम इंजन्स का आविष्कार हुआ था। स्टीम इंजन्स आए तो इसकी वजह से बड़ी बड़ी मशीन्स बनने लगी। और दूसरा क्या हुआ, जो पूरा ब्रिटेन था वो रेल रोड से कनेक्ट हो गया था। रेल रोड यानी कि ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया था, तो सामान एक जगह से दूसरी जगह आ सकता था। जो सामान प्रोड्यूस हो रहा था वो भी अलग अलग मार्केट्स में बिक सकता था। बड़ी बड़ी मशीन्स जो थी वो अब चल रही थी क्योंकि वो स्टीम इंजन के प्रिंसिपल पे काम करती थी, राइट। तो इन तीनों रीजंस की वजह से हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो चल पड़ा। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो चल पड़ा उसका इंपैक्ट क्या हुआ, पहले जो सिर्फ हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज यानी कि छोटे बिजनेसेस, छोटी इंडस्ट्रीज जहां पे प्रोडक्शन लिमिटेड है, नंबर ऑफ पीपल जो काम कर रहे हैं वो भी लिमिटेड है, यूजुअली फैमिली तक लिमिटेड रहती थी हमारी ये इंडस्ट्रीज, राइट। जो एक परिवार के लोग होते थे वो ही उन इंडस्ट्रीज में काम करते थे, वो ही सारे एस्पेक्ट्स हैंडल करते थे उस बिजनेस के, राइट। अब क्या हुआ, हम इन छोटी इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्रियल हाउसेस की तरफ जाने लगे, तो जो मैग्नीट्यूड था बिजनेस का वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो फैमिली बिजनेस था वो अब एक बड़े मैग्नीट्यूड का बिजनेस बन गया था। इसमें ज्यादा लोग काम कर रहे थे, आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे लोग। ये सारे लोग जो थे वो एक ही फैमिली को बिलोंग नहीं करते थे, अलग अलग जगह से वर्कर्स आ रहे थे, अलग अलग जगह से लोग आ रहे थे और उसी के साथ साथ ये लोग मशीन्स पे भी काम कर रहे थे। तो अब हमारे पास एक नई चीज आई कि एक तो इतने सारे लोगों को मैनेज करना है, राइट, इतने सारे लोगों का आपस में इंटरेक्शन कैसे होगा ये मैनेज करना है, और तीसरी चीज कि लोगों का मटीरियलिस्टिक चीजें जैसे कि मशीन वगैरह से इंटरेक्शन किस तरीके से होगा। तो हमारे पास 2 तरीके के रिसोर्स आ गए, एक आपके ह्यूमन रिसोर्सेज और एक आपके मटेरियल रिसोर्सेज, राइट। सो दीज वर योर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड दीज वर योर मटेरियल रिसोर्सेज। और इन सब की क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा था कि इन्हें मैनेज करने के लिए एक सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत थी। तो यहां से हमारा जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट का वो इवॉल्व हुआ कि हमें रियलाइज हुआ कि हमारी जो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है।
राइट तो जब ये रियलाइजेशन हुई तो बहुत सारे हमारे पास ऑथर्स आए, थिंकर्स आए, जिन्होंने इन इंडस्ट्रीज में जाके स्टडीज की, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और फिर अपनी कुछ स्टेटमेंट्स दी, कुछ डेफिनेशंस दी, कुछ प्रिंसिपल्स दिए, मैनेजमेंट को समझाने की कोशिश की, मैनेजमेंट किस तरीके से होनी चाहिए ये समझाने की कोशिश की। तो इसे ये जो इस टाइम पे हमारे पास थ्योरीज आई और ये सारी चीजें आई, इन्हें हम बोलते हैं बेटा क्लासिकल थ्योरीज। तो 1900 से 1930s तक हमारे पास जो थ्योरीज आई उन्हें बोलते हैं क्लासिकल थ्योरीज। राइट, अब क्लासिकल थ्योरीज का मेजर एट्रीब्यूट क्या था कि इनका पूरा एम्फोसिस था प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है इस चीज पर। राइट, नई नई इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो हर किसी जो भी ओनर्स थे इंडस्ट्रीज के, उनको क्या था कि भाई हमें क्या करना है, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो क्लासिकल थ्योरीज जितनी भी हैं वो ज्यादातर रिवॉल्व करती हैं अराउंड द फैक्ट कि प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ाया जा सके। राइट, उसके बाद 1930s के बाद जो दौर शुरू हुआ वहां पे कुछ ऑथर्स आए, कुछ थिंकर्स आए, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस में कौन काम कर रहा है, इंसान काम कर रहे हैं। राइट, तो उन्होंने बात की ह्यूमन रिलेशंस की। राइट, उन्होंने किस चीज की बात की, ह्यूमन रिलेशंस की, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन की, ह्यूमन बिहेवियर की। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो जो फैक्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम उनके बिहेवियर को समझें और हम उन्हें सेटिस्फाई कर सकें काम से, ताकि वो एफिशिएंसी से और अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और अगर इंसान जो काम कर रहे हैं प्रोडक्शन हाउस में वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो ही हमारे प्रोडक्शन हाउसेस अच्छी प्रोडक्शन दे पाएंगे। तो यहां पर हमारे पास बिहेवियरल अप्रोच आया। राइट, अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने ऑथर्स के नाम लिखे हैं जिन्होंने थ्योरीज दी थी। राइट, इन्हें ही हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, उसके बाद बिहेवियरल कंसेप्ट से निकलते निकलते हमारा वर्ल्ड वॉर 2 आ गया था। राइट, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर हमने क्या किया, हम आए क्वांटिटेटिव अप्रोचेस की तरफ। क्वांटिटेटिव अप्रोचेस ये कहते हैं कि हम लोग मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, एलजेब्रा, ये सारी चीजें मैथ्स में ही आ जाती हैं, इन सब का इस्तेमाल करेंगे टू आंसर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट। कैसे, जैसे एक ये यहाँ पे एक मिलिट्री यूनिट है, उसे कुछ आर्म्स मंगवाने हैं, वो 3 जगह से आर्म्स मंगवा सकता है, यहां से भी, इस रूट से भी और इस रूट से भी। तो अब वो देखेंगे कि भाई सबसे ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट कहां से आ सकता है, लीस्ट चैलेंजेस कहां से होंगे, और इसके लिए वो क्या क्रिएट कर रहे थे, मैथमेटिकल इक्वेशंस क्रिएट कर रहे थे। तो यहां से मैथमेटिकल इक्वेशन और क्वांटिटेटिव अप्रोच से हमारे पास आया मॉडर्न थ्योरी। क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात की हमने, सिस्टम अप्रोच की बात की हमने, कंटिंजेंसी अप्रोच की बात की, और आज भी हम जो मैनेजमेंट का कंसेप्ट पढ़ते हैं दैट इज योर कंटिंजेंसी कंसेप्ट। राइट, तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है आपकी मैनेजमेंट थ्योरीज का। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे हमारे पास जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी, और जो मैं चीट शीट की बात कर रही थी, लेट्स डिस्कस दैट। राइट, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ यहाँ पे ऑथर्स के नाम ऐसे आएंगे जो रिपीटेटिवली इस्तेमाल होंगे, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो दोज ऑथर्स एंड दोज फिलोसोफर्स वेल। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है स्कॉलर का नाम जिन्होंने वो प्रोपाउंड की थी डेफिनेशन, कौन से ईयर में आया था, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ईयर भी आ सकता है, या ये आ सकता है कि आप अरेंज करिए सबसे पुरानी से लेके सबसे नई डेफिनेशन तक। राइट, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए याद मत करिए, इसका स्क्रीनशॉट रखिए और बार बार इस स्लाइड को आके देखिए, इसे पढ़िए ताकि आपके दिमाग में बस जाए डेफिनेशन क्या है और मेजर टेक अवेज क्या है। क्योंकि आपको पूरी डेफिनेशन तो याद हो नहीं पाएगी, तो आपको क्या याद रखने हैं, कीवर्ड्स, ताकि अगर आपको एग्जाम में कीवर्ड्स नजर आए तो एकदम आपको क्लिक हो जाए कि हाँ इस डेफिनेशन में इन सब चीजों के बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर की। अब एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे उन्होंने 1911 में एक डेफिनेशन दी जिसमें उन्होंने बात की एफिशिएंसी की और साइंटिफिक मेथड की। ठीक है, अब एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है, और इन्होंने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी है उसे हम पढ़ेंगे डिटेल में। राइट, ओके, अब इन्होंने बात की एफिशिएंसी की। मैनेजमेंट में आप बार बार 2 वर्ड्स देखेंगे, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इन दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगेन एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है अपने गोल तक पहुंचना, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि उस गोल तक तो पहुंचना है लेकिन सबसे अच्छे तरीके से।
मैम सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? सबसे अच्छा तरीका वो होगा जो सबसे ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होगा, यानी कि जिसमें खर्चा कम से कम होगा, ताकि जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो FW टेलर ने कहा कि हम लोगों को साइंटिफिक मैनेजमेंट इस्तेमाल करनी है ताकि हम कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से अपने गोल तक पहुंच सके। पूरी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब यहां पे एक और कंसेप्ट आ जाता है, मैं साथ के साथ आपको कंसेप्ट बता रही हूं। कुछ ऑथर्स का मानना है दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट, कुछ ऑथर्स का मानना है दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस, और कुछ ऑथर्स का मानना है दैट इट इज अ प्रोफेशन, राइट। और ये तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। तो आपके पेपर में आएगा कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है, तो आपको तीनों सिलेक्ट करने हैं। आर्ट भी है, साइंस भी है और प्रोफेशन भी है। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आपको डिटेल में समझाऊंगी। ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। सो ही टॉक्ड अबाउट बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। अभी मैंने आपको समझाया कि जो बेस्ट और चीपेस्ट वे होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं, राइट। सो FW टेलर ने बात की एफिशिएंसी की। उसके बाद आ जाते हैं हेनरी फ्योल। इन्होंने बेटा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, विच आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहां पे आपके पास जो वर्ड है वो है फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। अब यहां पे मैं P शॉर्ट में लिख रही हूं। ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल, राइट। तो अगर आपके पेपर में आएगा कि कमांड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट, ये 3 C's की बात किसने की थी, तो ये किसने की थी? हेनरी फ्योल ने की थी। कौन सी ईयर में की थी? 1916 में की थी। इन्होंने दिए थे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने कहा था फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। अब फोरकास्टिंग और प्लानिंग इन्होंने एक ही चीज मानी थी। दूसरा इन्होंने कहा था ऑर्गेनाइजिंग, और फिर उन्होंने कहा था कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो पता होना चाहिए कौन से फंक्शंस किसने दिए हैं। इन्होंने कहा था मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग एक साथ लिया था इन्होंने, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो 3 C's किसके हैं? हेनरी फ्योल के हैं, आपको याद रखने हैं। उसके बाद है हमारे पास मैरी पार्कर फॉलेट, 1926, सबसे फेमस डेफिनेशन। अब अगर आप देखेंगे यहां तक सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है? प्रोडक्शन की, मैनेजमेंट की। यहां से हमारे पास लोगों से जुड़ी हुई डेफिनेशंस आ गई, जिसमें कहा गया मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, राइट। तो यहां पे कहा गया कि मैनेजमेंट क्या है? वो आर्ट है जिसमें हम दूसरे लोगों से काम करवाते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत जगह पे आप इसे पढ़ते हैं, तो आपको ये याद रखनी है कि किसने दी थी। अब 1955 में कून्स एंड ओडोनल ने एक इसी मैरी पार्कर फॉलेट की डेफिनेशन का ही एक एक्सटेंशन दिया, जिसमें इन्होंने यही बात बोली, बट दे टॉक्ड अबाउट एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का एंगल ऐड कर दिया। अब डेफिनेशन देखिए बिल्कुल सेम है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो उन्होंने हायरार्की की बात कर दी। उन्होंने कहा कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में जब लोगों के साथ और लोगों से काम करवाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट रख लिया होगा, राइट। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो द नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट मोर डेफिनेशंस। ये भी डेफिनेशंस देख लेते हैं। इसमें हमारे पास है जॉर्ज आर टेरी। इन्होंने 1960 में डेफिनेशन दी, राइट, एंड ही टॉक्ड अबाउट मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ। अब इन्होंने प्रोसेस में किस किस चीज के बारे में बात की है देख लेते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट। तो एक्चुएटिंग वर्ड किस ऑथर ने दिया है? जॉर्ज आर टेरी। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि मैनेजमेंट प्रोसेस में एक्चुएटिंग की बात किसने की है, तो वो किसने की है? जॉर्ज आर टेरी। कौन से ईयर में की है? 1960, राइट। अकम्प्लिशिंग स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स बाय ह्यूमन बींग्स एंड अदर रिसोर्सेज। तो इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के पास 2 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, एक ह्यूमन और एक उसके अलावा जो बाकी रिसोर्सेज होते हैं। तो हम ह्यूमन रिसोर्सेज और बाकी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन्होंने एक नया वर्ड दिया, दैट वाज एक्चुएटिंग, राइट। इन्होंने क्या क्या दिया है? POAC। हेनरी फ्योल ने कौन से दिए थे? उन्होंने दिया था फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड 3 C's, राइट, 3 C's। अब हम आ जाते हैं पीटर ड्रकर पर। 1973 इन्होंने बात की मल्टी लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इन्होंने कहा मैनेजमेंट करनी है 3 चीजों की। मैनेजमेंट करनी है बिजनेस की, राइट, मैनेजर्स की,
वर्कर्स की और बिजनेस की, राइट। तो इन्होंने कहा कि मैनेजर को 3 चीजें मैनेज करनी है, बिजनेस जिसमें वो काम कर रहे हैं, मैनेजर्स को भी मैनेज करना है, राइट, और वर्कर्स जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी। तो इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल हैं, एक बड़ा लेवल बिजनेस, छोटा लेवल मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन भी देखनी है, मैनेजर्स भी देखने हैं और वर्कर्स भी देखने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हेरोल्ड कून्स। अब इन्होंने एक और डेफिनेशन दी थी, राइट, जो हमने पीछे पढ़ी है, जो इन्होंने कहा था इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल एंड विद पीपल, और इसमें इन्होंने रिसोर्सेज की बात की थी। अब इन्होंने एक रिवाइज डेफिनेशन दी जिसमें इन्होंने एफिशिएंसी का जो बात है वो ऐड कर दी। एफिशिएंसी का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एफिशिएंसी क्या होती है, राइट। और इन्होंने कहा प्री डिटरमाइंड गोल्स, कि भाई पहले से गोल डिटरमाइन करने हैं, एफिशिएंटली उन तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, लोगों के थ्रू पहुंचना है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिकी डब्ल्यू ग्रिफिन। इन्होंने वो मैनेजमेंट का प्रोसेस दिया जो हम आज की डेट में पढ़ते हैं, क्या, प्लानिंग। अब इसे आप डिटेल में पढ़ेंगे इस यूनिट में, प्लानिंग का प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, अगेन इसे भी आप पढ़ेंगे इन डिटेल, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन्होंने क्या दिया, PDOLC। तो ये एब्रीविएशंस आपको याद रखनी है। तो मैनेजमेंट के ये वाले फंक्शंस किसने दिए हैं, रिकी डब्ल्यू ग्रिफिन ने। और इन्होंने किसकी बात की है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो अभी तक सिर्फ एफिशिएंसी की बात हो रही थी, इन्होंने इफेक्टिवली भी ऐड कर दिया। इन्होंने कहा कि गोल तक पहुंचना है और सबसे अच्छे तरीके से पहुंचना है, राइट। ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इन सारी डेफिनेशंस को बार बार पढ़िए। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है अभी तक इस लेक्चर में तो नीचे मुझे फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, शॉर्ट में देखेंगे जितनी भी हमारी मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं, क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न, और आगे आने वाली क्लासेस में उसे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज classical theories of management. So I am going to talk about the classical theories of management. Classical theories मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम की है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई, एफिशिएंसी, स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। अब गिव मी सम टाइम टू एक्सप्लेन इट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आसपास जितनी भी थ्योरीज आई वहां पे सिर्फ प्रोडक्शन की बात की गई। वहां कहा गया कि भाई अब हम छोटी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं हायरार्की। कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या आंसरेबिलिटी है, ये सारी चीजें स्पेसिफाइड होनी चाहिए हैं। दिस वॉज द मेन आइडिया ऑफ योर क्लासिकल थ्योरीज, राइट। तो इसमें हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट थिंकर्स आते हैं। FW टेलर, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दी और साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इस थ्योरी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट इज हेनरी फ्योल। इनकी थ्योरी को बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट दिए, राइट। और पहले मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता था, इसीलिए इनकी थ्योरी को क्या कहा गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। और जो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे बेटा, ये आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए दिस थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 14 प्रिंसिपल्स अच्छे से हमें पता होने चाहिए, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और लास्ट है हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट बाय मैक्स वीबर। अब यहां पे उन्होंने कहा, मैक्स वीबर साहब ने कहा था कि भाई अगर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हो तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को वैसे ही चलाओ जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलती है, जैसे हमारा लीगल सिस्टम चलता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, उनके हिसाब से ये आइडियल ऑर्गेनाइजेशंस थी जहां पे हर किसी चीज के रूल्स, रेगुलेशंस, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब अच्छे से बताए गए हैं। कौन किस बेसिस पे हायर किया जाएगा, फैमिली बिजनेस अब नहीं चलने वाला है, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एकदम क्लियरली बताए जाने चाहिए हैं। तो मेन अप्रोचेस इसमें हमारे पास 3 हैं। FW टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट, एंड मैक्स वीबर, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, राइट। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन योर क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज इन डिटेल, राइट। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में वी आर टॉकिंग अबाउट योर नियो क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। अब जो ये नियो क्लासिकल थ्योरीज है बेटा आपके मैनेजमेंट की, इसे नियो क्लासिकल क्यों बोलते हैं? नियो मतलब न्यू, क्लासिकल यानी कि पुरानी, मतलब ये क्लासिकल थ्योरीज का ही क्या थे? एक्सटेंशन थे। इन्होंने क्लासिकल थ्योरीज को गलत नहीं कहा, इन्होंने कहा कि ये जो थ्योरीज है ये एक्सटेंशन है क्लासिकल थ्योरीज का। वो प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे थे, हम लोग ह्यूमन एलिमेंट और बिहेवियर की बात भी करेंगे, राइट? तो सिर्फ इतना चेंज था कि अब बिहेवियर की भी बात की जाएगी, राइट? ओके, अब मेन फोकस क्या था? ह्यूमन रिलेशंस पर, एम्प्लॉयज को मोटिवेट कैसे करना है, लीडरशिप कैसे होनी चाहिए, एंड बिहेवियरल साइंसेस। तो याद रखना नियो क्लासिकल में जब अर्ली थ्योरीज थी वो ह्यूमन रिलेशन की बात कर रही थी, और जो बाद की थ्योरीज थी वो बिहेवियरल साइंसेस के बारे में बात कर रही थी। तो यहाँ पे बेटा जब आप आगे की यूनिट्स में जाएंगे आप लीडरशिप थ्योरीज पढ़ेंगे, आप मोटिवेशन थ्योरीज पढ़ेंगे, राइट? आप पर्सनैलिटी थ्योरीज पढ़ेंगे। तो अगेन ये सारी चीजें यहीं से आ रही हैं, तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब इसमें मेन थिंकर्स कौन कौन से हैं? एल्टन मेयो, इनका नाम सबने सुन रखा है, इन्होंने हैवथॉन स्टडीज की थी, राइट? 4 एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड, और उन चारों का रिजल्ट ये आया था कि इन्होंने कहा था कि भाई जो फिजिकल एटमॉस्फेयर होता है उसका इतना इंपैक्ट नहीं होता है, ह्यूमन रिलेशंस कैसे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उसका इंपैक्ट आता है कि वर्कर्स कितने एफिशिएंटली काम करेंगे, राइट? उसके बाद मैरी पार्कर फॉलेट, अब आप याद करिए इनकी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है। इन्होंने बात की थी ह्यूमन कॉपरेशन की, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की। अब ह्यूमन कॉपरेशन यानी कि वर्कर्स को इंसान समझना है, और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट यानी कि उन्होंने कहा कि भाई जितने भी लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाइए। कोई डिसीजन लेने वाले हैं, वर्कर से जाके राय लीजिए, ताकि जितने भी आपके वर्कर्स हैं उन्हें लगे कि हाँ मैनेजमेंट हमें इंपॉर्टेंस दे रही है, हमारा भी डिसीजन मेकिंग में हाथ है, और ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी है। जब उन्हें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा तभी वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे, राइट? क्योंकि इससे पहले तक वर्कर्स को सिर्फ और सिर्फ वर्कर माना जाता था कि इनसे काम लो ज्यादा से ज्यादा। अब हम किस पे आ गए? ह्यूमन रिलेशंस पर, बिहेवियर पर, कि इंसानों को जितने अच्छे से आप ट्रीट करोगे उतना वो इनपुट देंगे और उतना अच्छा आपका बिजनेस होगा, राइट? उसके बाद हमारे पास आए चेस्टर आई बर्नार्ड, उन्होंने बात की कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन की। अगेन 2 C's कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है और कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद मैस्लो, हर्ट्जबर्ग, मैकग्रॉगर, इन सब ने बेटा मोटिवेशन से रिलेटेड थ्योरीज दी थी, जैसे मैस्लो की नीड हायरार्की, 2 फैक्टर थ्योरी, राइट? ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में अगेन डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर इज अ फ्रेमवर्क, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे हम लोग बात करेंगे किसकी? आपके नए अप्रोचेस की, जिन्हें हम बोलते हैं मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या हमारे पास आ जाता है। ओके, मॉडर्न थ्योरीज में हमारा फोकस किस पे है? हमारा फोकस है मेनली सिस्टम अप्रोच पर, कंटिजेंसी अप्रोच पर, क्वांटिटेटिव टेक्निक, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो ग्लोबल हो गई थी नेचर में। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बिग ऑर्गेनाइजेशन। पहले सिर्फ हम लोग बड़ी अब हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की, देन सिस्टम अप्रोच एंड देन कंटिजेंसी अप्रोच। क्रोनोलॉजी याद रखनी है। कैसे? सबसे पहले हमारे पास क्लासिकल थ्योरीज आई, फिर हमारे पास नियो क्लासिकल थ्योरीज आई, लेकिन उसमें भी पहले ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज आई, और उसके बाद हमारे पास बिहेवियरल थ्योरीज आई, राइट? उसके बाद हमारे पास मॉडर्न थ्योरीज आई। मॉडर्न थ्योरीज में सबसे पहले क्वांटिटेटिव अप्रोच, फिर आपका सिस्टम अप्रोच, और फिर कंटिजेंसी अप्रोच, राइट? इस तरीके से चीजों को याद रखेंगे तो आपको टाइम फ्रेम याद रहेगा। ओके, तो क्वांटिटेटिव डिसीजन, अगेन मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ऑपरेशंस रिसर्च सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है। सिस्टम अप्रोच कहता है कि पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक सिस्टम है जिसमें बहुत छोटे छोटे सब सिस्टम्स हैं। ये सब सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं। अगर एक भी सब सिस्टम वर्क करना छोड़ देगा तो क्या होगा? पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो एक सिस्टम की एफिशिएंसी डिपेंड करती है उसके सब सिस्टम्स की हेल्थ पर और उनके इफेक्टिव वर्किंग पर, राइट? सो दिस वाज योर सिस्टम अप्रोच। इसमें मेजर कौन थे? कैट्स एंड खान। उसके बाद हमारे कंटिजेंसी अप्रोच। कंटिजेंसी अप्रोच कहता है नो वन साइज फिट्स ऑल, यानी कि एक तरीका हर चीज को हैंडल करने के लिए नहीं हो सकता है। मैनेजमेंट हर लेवल पे मैनेजमेंट को इवॉल्व होना पड़ता है।
नए थ्रेट्स हैं, नई अपॉर्चुनिटीज हैं एक बिजनेस के पास, तो बिजनेस को अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करके, अपने कंट्रोलेबल एलिमेंट्स, अपने अनकंट्रोलेबल एलिमेंट्स को सबको कंसिडर करके अपना डिसीजन लेना पड़ता है। जो हम लोग पुराने प्रिंसिपल्स पढ़ते आ रहे हैं वो वैसे के वैसे इस्तेमाल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और आजकल के टाइम पे यही वाला अप्रोच हमारे पास चलता है। तभी हमें चाहिए कि होते हैं कैसे लोग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वाले होते हैं, राइट तो ये हमने बात कर ली शॉर्ट में, क्या क्या डिस्कस किया हमने, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस किस किसने दी हैं, और हमने एक टाइम फ्रेम डिस्कस किया। वर्ल्ड वॉर 1 1900 से 1930 क्लासिकल थ्योरीज, 1930 से 1950 नियो क्लासिकल थ्योरीज, 1950 से आज तक मॉडर्न थ्योरीज, राइट। इन्हें हम 3 अलग अलग लेक्चर्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब मैं बात कर रही थी जो चीट शीट की, उस पे आ जाते हैं। इसमें मैंने ये अभी आपने यहाँ पे देखा होगा कि बहुत सारी बुक्स के मैंने नाम लिख रखे थे, बट मैंने यहाँ पे आपको वो नहीं बताया क्योंकि चीट शीट में वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। सो गेट रेडी टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द नेक्स्ट 2 स्लाइड्स, राइट। नाउ हियर इज द फर्स्ट स्लाइड। FW टेलर की बुक का नाम क्या है? सॉरी, लेट मी गो बैक। ओके, सॉरी, माय बैड। ओके, सो FW टेलर जी ने कौन सी बुक दी? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या चीजें हैं आपको ये पूरी रीड करनी है। हेनरी फ्योल ने 1916 में बुक पब्लिश की, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब मैंने आपको बताया था प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और 3 C's की बात की थी। मैरी पार्कर फॉलेट, इनकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी, ये वाली हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, राइट। इन्होंने कौन सी बुक में दी थी? द गिविंग ऑफ ऑर्डर्स एंड डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। जॉर्ज आर टेरी ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 1953 में, जिसमें इन्होंने बात की एक्चुएटिंग की। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि इन्होंने एक्चुएटिंग का टर्म नया दिया है। लुइस ए एलन ने मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन की वो इसमें लिखी और इन्होंने इसमें बताया व्हाट अ मैनेजर डज, राइट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, उसकी भी आपको स्क्रीनशॉट रखना है, राइट। ओके, अब इसमें हमारे पास कौन है? पीटर एफ ड्रकर, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें दी हैं, इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं, राइट। देन वी हैव, इन्होंने एक और चीज दी थी और वो भी यहाँ पे हमें स्पेसिफाइड है, राइट। कून्स एंड हाइंस, इनकी जो डेफिनेशन थी वो कौन सी उसमें है। ना अगेन ये सारी बुक्स के नाम आपको बार बार रीड करने हैं बाय द एंड ऑफ योर टाइम पीरियड। जब तक आपके एग्जाम्स आएंगे आपको ये सब अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊं और उसमें ये सारी पीपीटीज आपके साथ शेयर करूं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिख के बता दीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बता दीजिए। ओके, अब लेट मी टेल यू, यूनिट 1 हमने स्टार्ट की है, मैनेजमेंट हमने स्टार्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पहले पूरा मैनेजमेंट खत्म करूंगी उसके बाद सेकंड यूनिट पे आऊंगी। तो हम साथ के साथ बहुत सारी यूनिट्स कवर करने वाले हैं। सो यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल, यू हैव टू मेक श्योर आपने बेल आइकन हिट कर दिया है ताकि आपको पता चलता रहे जैसे एक नई वीडियो है। ऐसा भी हो सकता है एक दिन में 2-2 वीडियोज आएंगी, राइट। और आपको कॉमेंट्स में बहुत इंटरेक्टिव रहना है ताकि मुझे पता चल सके कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हम किस तरीके से इन वीडियोस को बेटर बना सकते हैं ताकि आप फटाफट से दिसंबर 2025 में अपना